आबादी का 80% हिस्सा एक जंग में एक झटके में खत्म हो गया। इसके बाद मंगोलिया की आबादी में इजाफे की रफ्तार कभी भी नहीं बढ़ सकी। चनांचा इसकी कहानी शुरू होती है सन 1200 से, जब मंगोलिया आज जैसा बिल्कुल नहीं नजर आता था। इस मुल्क में चंगेज खान का दौरे हुकूमत हुआ करता था। यह है मंगोलिया। ये दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क है, जहां पाकिस्तान का पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान जैसे कई सूबे आसानी से फिट हो सकते हैं। लेकिन इतने बड़े रकबे के बावजूद मंगोलिया का 99.7% हिस्सा मुकम्मल तौर पर वीरान है। इस 0.03% जमीनी रकबे में मंगोलिया की 100% आबादी रहती है। दरहकीकत कोई शख्स इस दायरे से जितना आगे बढ़ेगा, इसके जिंदा रहने के इम्कानात उतने ही कम हो जाएंगे। अब ये क्यों है? इसके पीछे की वजूहात दरअसल मंगोलिया के लिए काफी मुनफरिद हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि मंगोलिया में आबादी का ये तफावत हमेशा से नहीं था। मंगोलिया की 18वीं सदी में आबादी 10 लाख थी, लेकिन सिर्फ एक जंग ने 80% आबादी खत्म कर दी। यानी 10 लाख में से 8 लाख लोगों का सफाया एक झटके में हो गया। लेकिन मंगोलिया का खौफनाक अंजाम यहाँ खत्म नहीं हुआ। इसके बाद मंगोलिया में बुद्धमत नस्ल पैदा हुई और बुद्धमत फैलना शुरू हुआ, और इस एक मजहब की वजह से मंगोलिया की आबादी अचानक कम होने लगी और फिर कभी वहां से आबादी बढ़ न पाई। लेकिन कैसे सिर्फ एक मजहब मुल्क की आबादी को तबाह कर सकता है? वैसे कुछ अजीब हुआ। मंगोलिया अब एक मुल्क है, और मंगोलिया की तारीख, जिसे हम आज की वीडियो में तफसील से डिकोड करेंगे। आबादी का इतना अजीब तफावत क्यों है, और आइए शुरू करते हैं। इसके पीछे पहली वजह मंगोलिया का मुनफरिद जोग्राफिया है, जिसे हम बुनियादी तौर पर 3 बड़े हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहली ऊंचाई, दूसरा मिट्टी या कीचड़, और तीसरा बारिश। अब जरा गौर से समझें, इन तमाम अवामल की वजह से मंगोलिया का 99.7% हिस्सा किस तरह वीरान है, और सिर्फ ये छोटा सा 0.03% इलाका मंगोलिया में आबाद है। ये सबसे पहले आइए ऊंचाई वाले पहाड़ों से शुरू करते हैं। लिहाजा अगर आप इस नक्शे को गौर से देखें तो मंगोलिया रूस और चीन के दरमियान जमीन के शुमाली कुतब की तरफ वाक़या है। यहाँ बतौर डिफॉल्ट ये कुतबी जोन का हिस्सा बन जाता है, जिसकी वजह से इस मुल्क का माहौलियाती दर्जा हरारत ज्यादातर माइनस में रहता है। फिर मंगोलिया का शुमाली हिस्सा, जो ये हिस्सा है, और मगरबी हिस्सा मुकम्मल तौर पर ऊंचाई वाले इलाके हैं। मेरा मतलब है वो ऊंचाई वाले इन पहाड़ी सिलसिलों से घिरे हुए हैं। अब आते हैं मंगोलिया के इन तमाम हिस्सों की तरफ। चनांचा मंगोलिया का जनूबी और मगरबी हिस्सा मुकम्मल तौर पर खाली है। तारीखी तौर पर यहाँ इंसानों ने कभी अपना मुस्तकिल क़याम नहीं किया, क्योंकि इस इलाके में इंसान मंगोलिया में पाए जाने वाले बैक्टीरियल कैमल से भी बच नहीं सकते। यहाँ की आबोहवा बहुत जालिमाना है। लिहाजा चीजों को तनाजर में देखा जाए तो मजमूई तौर पर मंगोलिया के लोगों के पास मगरबी हिस्से में रहने की जगह नहीं है, और न ही जनूबी या मशरकी हिस्सा साजगार है। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ 0.03% छोटे इलाके में 100% मंगोल आबादी रहती है। इन पहाड़ों की वजह से सिर्फ इसी 0.03% जमीन में दर्जा हरारत बढ़ता है और लाइफ के लिए कंड्यूसिव हो जाते हैं। बुनियादी तौर पर शुमाली मंगोलिया शुमाल मशरकी हिस्से की खनती सिलसिला और शुमाल मगरबी हिस्से का खनगाई सिलसिला के ये 3 मुख्तलिफ हिस्से मिलकर कुछ इस तरह का रफ ट्रायंगल बनाते हैं। इस वजह से नॉर्थ वेस्ट सर्बियन से आने वाली सर्द हवाएं और साउथ ईस्ट गोबी से आने वाली ठंडी हवाओं के खिलाफ कुदरती दीवार का काम करते हैं, जो दरअसल एक बड़ा गेम चेंजर है। क्योंकि इन ठंडी हवाओं की वजह से जहां बाकी मंगोलिया का दर्जा हरारत -50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जरा अंदाजा लगाएं इस मुसलसल जोन का दर्जा हरारत कितना होगा। ठीक है, औसतन सिर्फ -2.9 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत यकीनन हम पाकिस्तानियों के लिए भी ज्यादा है, लेकिन इसका मुवाजना -50 डिग्री सेल्सियस से करें। इस 4.704 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे में मंगोलियन ने अपना दारुल हुकूमत उलान बटोर बनाया है। अब दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये 0.03% रकबा काबिल रहाइश है, जिसमें मिट्टी है,
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पूरे मंगोलिया में 365 दिनों में ठंडी हवाओं की वजह से तकरीबन पूरा मुल्क इस तरह बर्फ से ढका हुआ होता है और इस रुझान को जियोलॉजी की ज़बान में परमाफ्रोस्ट कहते हैं। अब जरा सोचिए कि जब बर्फ की इतनी मोटी तह मिट्टी पर जमा हो जाती है, फिर इस जमीन पर खेती का कोई सवाल पैदा ही नहीं होगा। इसके अलावा इस किस्म की जमीन पर किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाया जा सकता, और अगर कोई जमीनी इलाका बर्फ से बच गया तो फिर इस जमीन में भी दो मसाइल हैं। सबसे पहले, इसमें इस किस्म का शाहतूल जैसी बुरी मिट्टी है जिसमें नमकियात की मकदार बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात यह है कि इसमें रोकी सेडिमेंट्स ज्यादा हैं, यानी छोटी किनकरों वाली मिट्टी, जिसकी वजह से खेती नहीं हो सकती। और अब बात करते हैं तीसरे बड़े अनासर की, जो है रेनफॉल। लिहाजा अब तक हमने जाना कि जैसे उलान बटार कितने ज्यादा खतरनाक हैं लाइफ के लिए इन मंगोलिया, क्योंकि पहले तो ये जियोग्राफियाई ब्लेसिड है, और दूसरी बात ये कि वहाँ की मिट्टी का मेयार भी अलग है। लेकिन तीसरा फायदा मिलता है कि वादी की मौजूदगी की वजह से ये पहाड़ी सिलसिले भी हवा को रोकने का काम करते हैं। जब मंगोलिया में बारिश के बादल आते हैं, फिर ये पहाड़ी सिलसिले भी इन बादलों को इसी रीजन में रोक लेते हैं, जिसकी वजह से इस मंगोल वादी में इस किस्म की ओवर यूग्राफिक रेनफॉल हो जाती है। यहाँ बारिश इस तरह नहीं होती जिस तरह पाकिस्तान में होती है। मुवाजना न करें कि पाकिस्तान की सबसे खुश्क रियासत में भी 500 से 1000 मिलीमीटर बारिश होती है, यहाँ सिर्फ 300 से 400 मिलीमीटर बारिश होती है। इसीलिए मंगोलिया को खुश्क सहरा भी कहा जाता है। लेकिन इस बारिश की वजह से यहाँ की मिट्टी भी बहुत ज्यादा जरखेज हो जाती है, क्योंकि ये तो आपने जोग्राफिया में भी पढ़ा होगा, पहाड़ से मिट्टी के तमाम मादनियात धोकर पानी के साथ वादी में आ जाते हैं। और यही वजह है कि इस खत्ते में भी इन तीनों पहाड़ी सिलसिलों की मादनियात से लदी मिट्टी बारिश की वजह से वादी में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से इस इलाके की मिट्टी बहुत जरखेज हो जाती है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यही रेनफॉल, ये सारे फैक्टर मिलकर थल्लो रिवर पर मिलकर इंसानी बका के लिए इस जमीन को एक आइडियल जगह बना देते हैं। तो अब हमें एक अच्छा खासा आइडिया आ गया है कि मंगोलिया इतना खाली क्यों है, इसके पीछे जोग्राफियाई वजूहात क्या हैं। लेकिन मंगोलिया के 99.7% खाली होने की दूसरी वजह ये भी है, मंगोलिया में आम तौर पर आबादी बहुत कम है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बात की कि मंगोलिया की आबादी का 80% हिस्सा एक जंग में एक झटके में खत्म हो गया। इसके बाद मंगोलिया की आबादी में इजाफे की रफ्तार कभी भी नहीं बढ़ सकी। चनांचा इसकी कहानी शुरू होती है सन 1200 से, जब मंगोलिया आज जैसा बिल्कुल नहीं नजर आता था। इस मुल्क में चंगेज खान का दौरे हुकूमत हुआ करता था। मंगोलिया के लोग शाही मंगोला की बादशाही बहर अल-काहिल से कैस्पियन समुद्र तक और रूस से तिब्बत तक बहुत वसी था। वैसे इस वक्त जनूबी रूस के कुछ हिस्सों में भी मंगोल सल्तनत हुकूमत करती थी, लेकिन चंगेज खान की मौत के बाद ये पूरा इलाका मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गया, जिस पर जो प्रेजेंट डे मंगोलिया है इस रीजन पर राज करने लगी, जो है जंगार डाइसन। अब इस दौरान ये हुआ कि चंगेज खान के दौर में आम मंगोलियन ने भी बहुत सी जंगें देखी थी, इसलिए अब वो सिर्फ अमन चाहते थे। और इस दौरान बुद्ध मत भी हिंदुस्तान से वस्ती एशिया तक फैल रहा था, और इस साल 1271 में ये मंगोलिया तक पहुंच चुका था। चनाचा चंद सालों में मंगोलियन ने भी बुद्ध मत अपनाना शुरू कर दिया, और इस तरह से इस नजरिए की वजह से पूरे मंगोलिया में अमन की फिजा छा गई। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, जब साल 1271 में एंट्री होती है चिंग खानदान की, जो मंगोलन के खून के प्यासे थे। इसकी वजह ये थी चंगेज खान ने एक बार इनकी सरजमीन पर कब्जा किया और इन पर हुकूमत की थी, इस वजह से बदला लेना चाहते थे। पहले ही बात कर चुके हैं, प्रेजेंट डे मंगोलिया में हुकूमत कर रही थी जंगार डाइसन। लिहाजा 1887 में चिंग खानदान ने बदला लेने के लिए जिंगार्स को जंग का खुला चैलेंज कर दिया। फिर इन्होंने पूरे जनूब मशरकी मंगोलिया पर कब्जा कर लिया। लिहाजा ये जिंगरों के लिए एक खुला चैलेंज था। इन्हें ना चाहते हुए भी ये जंग चिंग खानदान से लड़ना पड़ी, लेकिन चिंग खानदान बहुत तैयारी के साथ आए थे। वो मुकम्मल तौर पर जीतने के लिए पुरएतमाद थे, तो इन्होंने जिंगरों को बहुत बुरी शिकस्त दी, यानी इनको इस तरह शिकस्त दी कि इसी जंग
جنگ میں 80% منگول آبادی یعنی 10 لاکھ منگول باشندوں میں سے 8 لاکھ منگول اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ منگول تاریخ کا ایک بہت برا دور رہا تھا جسے آج بھی 1887 زنگار کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد چنگ خاندان نے مکمل طور پر منگولیا پر قبضہ کر لیا اور وہاں 200 سال تک حکومت کی۔ چنانچہ جیسا کہ ہم نے دیکھا، بدھ مت کی اقتدار کے اثر کی وجہ سے پرانے منگولیا کے لوگ بڑی تعداد میں مارے گئے، لیکن پھر چند ہی سالوں میں منگولیا کی کہانی میں ایک اور نیا موڑ آیا۔ بدھ مت، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا، منگولیا میں پہلے ہی پھیل چکا تھا، لیکن 20ویں صدی آتے آتے یہ مذہب اتنا نمایاں ہو گیا تھا کہ اب اس مذہب کی وجہ سے وہاں کی آبادی کم ہونے لگی۔ اب یہ منگولین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا، کیونکہ صرف اس مذہب کی وجہ سے منگولیا میں ایک وقت تھا جب 3 میں سے 1 منگول مرد شادی نہیں کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے تبادلہ خیال کیا، جنگ کے بعد منگولیا کی 80% آبادی پہلے ہی کم ہو چکی تھی، لہٰذا انہیں دوبارہ آبادی کے لیے شادی کی اشد ضرورت تھی، اور پھر اسی دوران انٹری ہوتی ہے USSR کی، لیکن جو منگولیا کی پاپولیشن کے لیے اچھا ثابت ہوا، کیونکہ USSR کو منگولیا سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ USSR تو پکچر میں اس لیے آیا کیونکہ ان کا منگولیا میں اکنامکس فائدہ چھپا ہوا تھا۔ اس وقت کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں جس سے آپ اسے زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم جانتے تھے کہ چنگ خاندان نے حکومت کرنا شروع کر دیا۔ منگولیا نے زنگر خاندان کو شکست دی، لیکن ان کی حکومت صرف 1921 تک قائم رہی، کیونکہ اس کے بعد چنگ خاندان نے سلطنت کا سامنا کیا، جو زیادہ سے زیادہ ممالک میں سوشلزم پھیلانے کی شدت سے کوشش کر رہا تھا، اور اس کا اگلا ہدف منگولیا تھا۔ لیکن USSR کے اس مقصد کے درمیان آ رہی تھی چنگ خاندان، تو انہوں نے چنگ خاندان کو ہٹانے کے لیے ہر طرح سے منگول خاندان کی حمایت شروع کر دی، چاہے وہ سفارتی حمایت ہو یا عسکری حمایت۔ در حقیقت USSR نے چنگ خاندان سے لڑنے کے لیے منگول خاندان کو ویپن تک کی سپلائی شروع کر دی، اور آخرکار ایک ایسا پوائنٹ آیا کہ جب منگولن نے چنگ خاندان کے خلاف براہ راست احتجاج شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے چنگ خاندان کو اپنے ملک سے اکھاڑ کر پھینک دیا، اور اس کے بعد منگولیا آزاد ہو گیا۔ لیکن ہاں، ملک آزاد ہو گیا، لیکن کس مقصد پر؟ منگولیا میں سوویت یونین کا کمیونسٹ اثر بڑھانا شروع ہوا، جو کہ USSR چاہتا تھا۔ یقیناً سوویت USSR جو یونین اتنی محنت کر رہی تھی۔ USSR منگولیا میں صرف سوشلزم اور کمیونزم کو پھیلانے نہیں آیا تھا، بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اس کے پیچھے ان کا معاشی فائدہ چھپا ہوا تھا، جیسے منگولیا سے سستی لیبر۔ تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے USSR یونین نے فوری طور پر اپنی کٹھ پتلی کمیونسٹ حکومت قائم کی، منگول پیپلز پارٹی۔ منگولیا کی آزادی کے فوراً بعد، اب کیونکہ یہ USSR یونین کی حامی مدد کے لیے ان کے ملک میں بہت سی پرونیٹل پالیسیاں بنائی گئیں۔ پرونیٹل کا مطلب ہے ایسی پالیسیاں جس میں لوگوں کو بچے پیدا کرنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ USSR یونین کو زیادہ سے زیادہ مزدور مل سکے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوری منگولیا میں ایسی داستان پھیلا دی کہ قومی فریضہ کے طور پر سب سے زیادہ بچے منگول خواتین جو پیدا کریں، یعنی جن والدین کے زیادہ بچے تھے ان کو حکومت کی طرف سے اعزاز دیا جاتا، اور حکومت کی طرف سے نقد فنڈ حوصلہ افزائی کے طور پر ایک نیا گھر دیا جاتا۔ تمام اخراجات حکومت ادا کرتی صرف بچے پیدا کرنے کے لیے۔ یہ کچھ بھی نہیں، کیا آپ اس پر یقین کر سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب حکومت غیر شادی شدہ اور بے اولاد منگول شہریوں پر ٹیکس لگا رہی تھی، صرف اس لیے کہ وہ بچوں کو جنم دیں۔ تو اب یقینی طور پر اس اقدام کا بہت بڑا اثر ہوا۔ صرف چند سالوں میں منگول پیدائش کی شرح لاکھوں کی تعداد میں نظر آنے لگی۔ اس کے علاوہ اس دوران USSR یونین کے تعاون سے صحت کے شعبے اور غذائی تحفظ میں بھی بہتری آنا شروع ہو گئی۔ اس وجہ سے بچوں کے اموات کی شرح میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ ملک میں اب ایسا کہہ سکتے ہیں کہ USSR منگول آبادی کو فائدہ پہنچا رہا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ دوسری طرف ظاہری منافع کمانا بھی تھا، اس کی پیٹھ پر خنجر بھی تھا۔ اور 1939 کے درمیان جوزف اسٹالن کی قیادت میں ہزاروں بدھ راہبوں کو قتل کیا۔ منگول حکمرانی کے دوران ان بدھ راہبوں کو قتل کرنا جو اتنے امن پسند تھے، تو ان کی وجہ منگولیا سے سستی مزدوری تھی، جو بدھ مت کی وجہ سے خطرے میں تھی۔ جیسا کہ ہم نے بحث کی،
मंगोलिया में बुद्ध मत तेजी से फैल रहा था। एक भी मंगोलियन की शादी नहीं हो रही थी। अब ये सोच रूस के प्रोनेटल के खिलाफ थी, यानी शरह पैदाइश में इजाफा की पॉलिसियां, और इस तरह रूस ने बुद्ध मत के राहबों को कत्ल करना शुरू कर दिया ताकि बुद्ध मत मंगोलिया में ना फैल सके और प्रोनेटल पॉलिसियां में इजाफा होता रहेगा, जो यूएसएसआर को मजदूरों की मुसलसल फराहमी जारी रखेगा। लेकिन फिर 1991 में यूएसएसआर यूनियन के टूटने के बाद मंगोलिया को रिलीफ मिलने लगा। इसकी वजह से इस मुल्क में यूएसएसआर यूनियन की शमूलियत और असर सलूक कम होना शुरू हो गया। तो ये मंगोलिया की पूरी तारीख थी। ये मुल्क ज़ाती तौर पर दुनिया के मुनफरिद ममालिक में से एक है और इसकी तारीख भी बहुत मुनफरिद है। अगर आपको ये जोग्राफिया के मुताल्लिक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, और हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें। शुक्रिया।